यह वह नरेंद्र मोदी है जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, पर सच्चाई यह है कि वो रेल बेच देगा, वो कोयला खदान बेच देगा, वो इस देश के शिक्षण संस्थान को बेच देगा, वो इस देश की सारी व्यवस्था को बेच देगा, वो बीएसएनएल को बेच देगा, वो संसद को बेच देगा और कहेगा आत्मनिर्भर रहो। मैं 1992 की तरफ आपको ले चलना चाहूँगा। 1990 से 1992 या उस दशक में आपको ले जाना चाहूँगा, जब पूरे देश भर में साहब कांशीराम का एक आंदोलन चला कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरे देश भर में मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए तमाम चेहरों ने आंदोलन किया, चाहे वो मध्य युग के जितने भी चेहरे हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ऐसे बहुत सारे चेहरों ने रिजर्वेशन में ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देने के लिए मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि मंडल कमीशन लागू होगा और इससे ओबीसी समाज को भागीदारी मिलेगी, तो कांग्रेस ने जो है इसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। इसके खिलाफ जब कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू किया और आरएसएस, भाजपा, कांग्रेस सब एक साथ खड़े हुए और उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध करना शुरू किया। फिर मंडल कमीशन का विरोध इसलिए करना शुरू किया क्योंकि मंडल कमीशन से ओबीसी समाज को रिजर्वेशन मिलता था। वह रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखा था, लेकिन इस देश की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया करीब 42 साल तक। ठीक, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कांग्रेस को लगा कि यार अब इस पे सारा ओबीसी, सारा शेड्यूल कास्ट, ट्राइब समाज इकट्ठा हो चुका है, अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे तो देश में एक विद्रोह हो सकता है। इसलिए कांग्रेस ने एक दूसरा तरीका अपनाया जिसे कानून में कलरेबल एक्सरसाइज कहा जाता है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से मंडल कमीशन को खत्म करने का सोचा। कांग्रेस ने उस समय एलपीजी सिस्टम लाया, जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसको सरल शब्दों में वैश्वीकरण, उदारीकरण या निजीकरण कहा जाता है। तीनों का संदर्भ एक ही है, जिसको निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि स्कूलों में जो रिजर्वेशन ओबीसी समाज को बच्चा को मिलता था, अब स्कूल जब निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण स्कूलों में या जो निजी संस्थान होंगे वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो नौकरियों में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा, जब वो नौकरी जो है प्राइवेट कंपनियां हो जाएंगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें जो है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद से इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई, सरकारी कंपनियों का लगातार विनिवेश करते रहे और सरकारी कंपनियों का में जो है प्राइवेट कंपनियों का शेयर बढ़ाते रहे। मैं सिर्फ कहने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि निजीकरण का जो कदम था, दरअसल ये ओबीसी आरक्षण यानी मंडल कमीशन के खिलाफ था। ठीक, ये वही भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो मंडल कमीशन के विरोध में सरकार गिरा दी थी, और ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ये वही आरएसएस है जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो कांग्रेस ने, आरएसएस ने साइमन कमीशन का विरोध किया चूंकि एससी एसटी को आरक्षण अधिकार देना चाह रहा था। यही कांग्रेस ने, यही भाजपा ने और यही आरएसएस ने मंडल कमीशन का विरोध किया चूंकि ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दे रहा था। तो ये दरअसल जो निजीकरण का कदम है, निजीकरण ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का एक कदम है। वर्तमान में सरकार लगातार जिस तरह से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस देश को निजीकरण व्यवस्था को मजबूत करके आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर रही है। और जब आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हम, निजी कंपनी होती किसकी है आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा नहीं, सब सवर तबके के लोग ही बड़े बड़े कंपनी खोल के बैठे हैं, तो हमारे समाज के लोग वहाँ पर मजदूरी करेंगे, यानी उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। फिर से वर्ण व्यवस्था मजबूत होगी। निजीकरण का पूरा स्टेप आरक्षण के खिलाफ है, बहुजन समाज के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, या एक शब्दों में कहूँ वर्ण व्यवस्था को लागू करने की एक सोचिश है। उसी संदर्भ में 40 शिक्षण IIT कॉलेज, ICI कॉलेज का निजीकरण किया जा रहा है, रेलवेज का निजीकरण किया जा रहा है, लगातार और सारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। ये अनंत हेगड़े जो जिसने कहा था वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू रिपील द कॉन्स्टिट्यूशंस, हम सत्ता में आए संविधान को बदलने के लिए, वन अनंत हेगड़े का 88,000 बीएसएनएल के कर्मचारियों को बाहर निकाल फेंकने की धमकी देते हुए कहता है कि ये सब देशद्रोही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार चाहती क्या है। सिर्फ मसला एक संस्था का नहीं है, लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रेलवे का और स्कूल, कॉलेज, बैंकों का और एयरलाइन का भी, लेकिन इस इतने बड़े मुद्दे पर भारत का जो मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है। और मुझे लगता है कि विपक्ष भी उस तरह से जो इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है, तो इसके पीछे क्या आपको साजिश लगती है क्या? देखिए, जो मीडिया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया मनो मीडिया है, मीडिया मनी मीडिया है। मीडिया का पहला पर्पज जो है
वो पूंजीवादी मीडिया है, यानी टीआरपी बटोरना, पैसे से मतलब है, पहली बात। लेकिन वो गौड़ नज़रिया है, वो सेकेंडरी पोजीशन है। उसका प्राइमरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका क्राइटेरिया है और उसका जो सिस्टम है मीडिया का, ये जो नेचर है उसका, वह है मनुस्मृति को फॉलो करना। तो मीडिया इस देश में ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहती है। ऐसी तमाम चीज़ें जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करती है, मीडिया उस पर खामोश रहती है। खामोश इसलिए रहती है क्योंकि मीडिया को पता है कि जितना निजीकरण होगा मीडिया को उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ज़्यादा मीडिया अपना संस्थानें बनाएंगी। और ये जो मीडिया में बैठे लोग हैं, ये तो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक ही हैं ना, तो वो निजीकरण का विरोध क्यों करेंगे और आपकी आवाज़ उसमें क्यों दिखाएंगे? क्योंकि मीडिया की व्यवस्था उससे मजबूत होती है। पहली बात, अगर आप देखे होंगे, यह वह सरकार है जिसमें शनि देवल जो है बाकायदा सिग्नेचर करके अपने आप को संसद में अपना डेलीगेट्स प्रेजेंट करता है, हम नहीं रहूँगा, हमारी जगह कोई और हमारी बात रखेगा संसद में। यह संसद का निजीकरण होने जा रहा है। आप बाकायदा देख रहे हैं, लाल किले का बाकायदा पूरी तरह से निजीकरण हो रहा है। यह वह नरेंद्र मोदी है जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, पर सच्चाई यह है कि वो रेल बेच देगा, वो कोयला खदान बेच देगा, वो इस देश के शिक्षण संस्थान को बेच देगा, वो इस देश की सारी व्यवस्था को बेच देगा, वो बीएसएनएल को बेच देगा, वो संसद को बेच देगा और कहेगा आत्मनिर्भर रहो, तुम अपनी व्यवस्था कर लो, हम सारे सिस्टम को बेचने जा रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का जब वो कहता है आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब ये होता है कि हम सब कुछ बेचेंगे, अब तुम अपने निर्भर हो जाओ, अपनी व्यवस्था। लेकिन सरकार का तो हवाला है कि निजीकरण करने से रोजगार बढ़ेंगे, अवसर बढ़ेंगे, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी सर्विस मिलेगी। भाई साहब, रेलवे में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है रेलवे में मिलता है। निजीकरण करने से कौन सी अच्छी सुविधाएं मिलेगी? बेकार है ना। सर्विस लेके क्या करेंगे जब आपके पास सर्विस भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे? तो इस देश का आवाम जो है, मेट्रो चल रही है ना, नहीं चल रही है। इस देश का जो आवाम है, आपने देख लिया होगा, एक आपदा ही सबकी औकात समझ में आ गई ना। जिस देश की औकात भारत के मजदूरों को दिल्ली से बिहार पहुंचाने का ना हो, दिल्ली से यूपी तक पहुंचाने का ना हो, बॉम्बे से यूपी तक पहुंचाने का ना हो, वो बुलेट ट्रेन का पैसा दे पाएगा? और अगर आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए मेट्रो में किस तबके के लोग बैठते हैं और मेट्रो है कहाँ तक। सिर्फ ये मतलब ये जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं वही पूरे देश को बयान करते हैं। गांव में जाइए, गांव में जाइए, आप वहाँ पर देखेंगे हकीकत क्या है। आज गांव में रोजगार नहीं है, मनरे इस जो आपदा की वजह से आज इस देश का 90% जो शहरों में कमाई करता था वो गांव में चला गया है और इस समय ईंटा गारा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। मनरेगा से सरकार ने हाथ उठा लिया है, किसी और के यहाँ मजदूरी कर रहा है और लोगों के पास पैसा नहीं, घर द्वार भी नहीं रहा, मजदूरी से लाले पड़ गए, उनको भीख मांगने के कगार पे आ गए। कैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं? बढ़िया रेलवे स्टेशन, बढ़िया एयरपोर्ट, बढ़िया हाईवे देख करके देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होना चाहिए इस नज़रिए से कि देशवासियों को लगे कि उनका विकास हो रहा है। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट शुड सीम्स टू बी डन। डेवलपमेंट जस्ट नॉट शुड बी डन बट इट शुड सीम्स टू बी डन। लोगों को लगना चाहिए कि विकास हो रहा है। रोड से विकास नहीं होगा देश का? नहीं, रोड से विकास होगा। रोड मैं बता रहा हूँ, रोड का विकास होगा। इस निजीकरण में रोड बन कैसे रहा है? निजीकरण में रोड ऐसे बन रहा है कि लोगों का जमीन छीन लिया जा रहा है, उनका अधिग्रहण, जमीन का अधिग्रहण जबरदस्ती कर लिया जा रहा है, उसके बाद विकास किया जा रहा है। वही विकास जो 75,000 आदिवासियों को विस्थापित करके सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई। अब अच्छा सरदार पटेल का मूर्ति देख करके आप विकास मानेंगे? ये जो 75,000 लोगों को जो विस्थापित किया गया, क्या वो विकास के दायरे में नहीं आते? इसी विकास की श्रृंखला में 13 लाख आदिवासियों को उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ के गलियारों में। क्या आप उसको विकास मानते हैं? तो आप इस बात से तो सहमत हैं? एयरलाइंस को निजीकरण हाथों में दिया, आज हर कोई लोग उसमें यात्रा कर रहा है। हर कोई कहाँ यात्रा कर रहा है भाई? गांव की औकात अभी पैसेंजर में बैठने के नहीं, और एयरलाइंस में क्या यात्रा करेगा? बात छोड़िए ना, अब तो 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार 2500 में गांव की ट्रेन का टिकट है वो अब प्लेन में मिल रहा है। हम कह रहे हैं गांव को आप नकार करके देश की संकल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई। ये कुछ तबके के लोग हैं, जैसे अब बड़ी कंपनी होता है, जैसे बड़ी मछली होती है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, ये छोटे छोटे जो उद्योग कंपनी उनको लगातार तरीके से खा रहे हैं। आप देखिए ना, इसी चांदनी चौक इलाके में चले जाइए, बता दीजिए कोई भी किसी भी गली से आप 100 घर देख लीजिए, बता दीजिए कितना SC/ST का घर है उसमें। सूरज भाई, आपका ये कहना है कि निजीकरण जो है वो जनता के हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या परिणाम इसके देखते हैं फ्यूचर में? आज आप निजीकरण की वजह से इस देश का जो शोषित वंचित समाज है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। आप जिससे अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप अपना CV भेज दीजिए किसी बड़े न्यूज़ चैनल्स में, आप 10 सरनेम अपने साथ लेके भेजिए, एक पांडे, शुक्ला, त्रिवादी और अपना भेज दीजिए चमार, जाटो, यादव करके। आप देख लीजिए कि इंटरव्यू के लिए किसको बुलाया जाता है। निजीकरण में जो उच्च तबके के जो बैठे हैं, वो किस समाज के लोग बैठे हैं, वहाँ पर आपको अछूत बनाया जाता है, आपको उस
व्यवस्था से बाहर किया जाता है। जिस समाज में अभी भी सड़क पे चाट पाव खाने की औकात न हो, वो जाकर के KFC में नाश्ता नहीं कर पाएगा। आप समझिए इस चीज़ को। पहली बात, इस देश के आर्थिक व्यवस्था के हालात को समझना पड़ेगा और इस देश में जो आय विषमता है उसके हालात को समझना पड़ेगा। इस देश में मुट्ठी भर नहीं, मैं तो कहूँगा चुटकी भर के लोग ऐसे हैं जो इस एयरलाइंस में सफ़र करते हैं मेरे भाई। वो चीज़ तो सरकारी कंपनियों में भी है ना सर, जातिवाद तो वहाँ पर भी है। नहीं, जातिवाद है वहाँ पर, जातिवाद बाकायदा वहाँ पर, लेकिन सरकारी कंपनियों में आप अपने भागीदारी की मांग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। प्राइवेट कंपनियों में आप नहीं कर सकते हैं। जैसे रेलवे सरकारी संपत्ति है, लेकिन जब रेलवे का निजीकरण किया गया पूरे देश भर में, वो तो प्राइवेट कंपनियों का ठेका लेकर के किया ना। अब उसमें तो प्राइवेट कंपनी के लोग काम करेंगे ना, तो उसमें क्या आरक्षण रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना। रोड जो है वो समवर्ती सूची में आता है, इसमें केंद्र और राज्य का दोनों का हक होता है। लेकिन जब रोज ठेके से बनाई जाती है तो ठेका किस तबके का लोग लेता है? क्योंकि आपके पास तो हैसियत प्रमाण पत्र नहीं होता ना। और जो रोड बनाते हैं वो किस तबके के लोग बनाते हैं? वो बेचारे मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी करके बनाते हैं, जिनको सरकारी नौकरी मिलनी थी। यह निजीकरण का हस्र है। निजीकरण का हस्र यह है कि इस देश में आज 10 करोड़ से अधिक शोषित वंचित समाज के लोग शहरों में फुटपाथ पर भीख मांगते हैं, और लेकिन इस देश की मीडिया 10,000 कश्मीरी पंडितों का ढपली बजाती है। यह निजीकरण का हस्र है।